हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और अपने लेवल को उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां पर हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। किसी भी चीज़ को जब हम ऑन अ बेस ऑफ 100 रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं परसेंटेज। सपोज 50/100 लिखा तो ये सिंपल, ये कितना हो जाएगा? 50% है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस कितनी है? 100। हमने 50 को रिप्रेजेंट किया ऑन अ बेस ऑफ 100, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा ये? 50%। सपोज यहाँ पे लिखे हम 16/100 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 8/50, पर यहाँ पे हमने देखा कि ये जो बेस है ये तो 100 नहीं है, तो अभी हम इसको परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस को 100 बनाना पड़ेगा। तो 50 को 100 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 16, और 50 इंटू 2 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16%। तो ये हमें पता चल गया कि कोई भी चीज़ जब 100 के बेस पे होगी तो वही क्या बनेगा? हमारा परसेंटेज। ठीक है, अब इसी को हम दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज जैसे ये सर्कल है, इसके दो पार्ट कर दिए हमने। ठीक, अब एक सर्कल के जो इस पार्ट को हम शेडेड कर देते हैं। शेडेड कर दिया, ठीक, ये शेडेड पार्ट है। अब इस सर्कल में टोटल पार्ट्स कितने हैं जो टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? टी इज इक्वल टू 2। टोटल पार्ट्स 2 हैं। शेडेड पार्ट कितना है? 1 है। अनशेडेड कितना है? वो भी 1। ठीक, अब यहाँ शेडेड परसेंटेज निकालना चाहें अगर हम, तो शेडेड परसेंटेज कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा ये? 50%। ठीक, इसी तरह हम अनशेडेड परसेंटेज निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? ये भी इतना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये भी कितना आएगा? 50%। ठीक, अब इसी तरह जैसे ये दूसरा सर्कल है, इसमें भी अगर ये शेडेड पार्ट कर दें तो इस सर्कल में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। शेडेड पार्ट कितना है? 1। अनशेडेड पार्ट कितना है? 3। ठीक, अब यहाँ पे अगर शेडेड परसेंटेज निकालें हम तो कितना आ जाएगा? शेडेड पार्ट कितना है यहाँ पे? 1। टोटल कितने हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा? 25%। इसी तरह अनशेडेड परसेंट निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ जाएगा ये? 75%। ठीक, अब हमने यहाँ पे देखा कि अगर इसका हम सम करें यहाँ पे तो ये टोटल क्या बन रहा है? ये 100 बन रहा है। और यहाँ पे भी इसका सम 25 और 75, ये टोटल कितना है? 100। यानी कि हमें पता चला कि कोई भी चीज़ जो है 100% होती है। यहाँ हमें दोनों को अलग अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर हम शेडेड परसेंटेज निकाल लेते और उसमें हम 100 माइनस करते तो जो अनशेडेड परसेंट है वो अपने आप आ जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे ट्राई करते हैं वो चीज़। तो जैसे ये सर्कल है, इसके 8 पार्ट हैं, मान लो ये शेडेड कर दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8। अनशेडेड कितना है? 7 पार्ट हैं। शेडेड कितने पार्ट हैं? 1। ठीक, तो यहाँ पर अब शेडेड परसेंटेज अगर निकालें, शेडेड परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 12.5%। ठीक है, अब 12.5% आ गया शेडेड परसेंट। अब अनशेडेड परसेंट निकालना है हमें। कितना निकालना है? अनशेडेड परसेंट, तो वो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 12.5। ठीक है, 12.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 87.5% आ जाएगा। अभी तो ये आसान लग रहा है कि टोटल कोई भी चीज़ 100 होती है, पर कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर हमें इस चीज़ का बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जो हमें रिमेनिंग पार्ट है अगर वो निकालना है तो हम 100 से सब्ट्रैक्ट कर दें उस चीज़ को।
तो हमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो परसेंटेज में वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब परसेंटेज में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, और वही परसेंटेज वैल्यू डेसिमल में भी याद होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर हमें इन इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट जो हैं वो लिख दिए हैं। आप स्क्रीन का पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हैं और ये हैं, ये कुछ दो स्लाइड में मैंने जो परसेंटेज की वैल्यू आपको दिखाई है, आप इसको नोट डाउन कर लें और याद कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी मैंने पहले की दो स्लाइड में आपको खूब सारी परसेंटेज की, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन की वैल्यू दिखाई थी, अब हम देखते हैं कि उन वैल्यू को थोड़ा हम कैसे जल्दी याद कर सकते हैं। जैसे कि 1/2, सबको 1/2 तो सबको पता है कितना है, 50%। 1/3 कितना हो जाएगा, 33.33%, या फिर 1/3%। ठीक, 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। 1/6 कितना हो जाएगा, 16.66%, यानी कि 16/2/3%। ठीक है, 1/7 कितना हो जाएगा, 14.28%। ठीक है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत जगह यूज आएगा। ठीक है, 1/8 कितना हो जाएगा। अब 1/8 कैसे देखेंगे, 1/8 जो है ये 1/4 का क्या है, ये हाफ तो है, ये वैल्यू क्या है, इसकी हाफ है ना, ये डिवाइडेड बाय 2। 1/4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 1/8। तो जो ये 25 वैल्यू लिखी है, तो 1/8 की क्या है, इसकी वैल्यू जो 25 की हाफ ही तो आएगी। तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5, यानी कि 12.5% आएगा। ठीक है, और 1/9 और 1/11 ये थोड़े सिमिलर हैं। कैसे, 1/9 की जो वैल्यू होती है ये होती है 11.11। ठीक है, और 1/11 की होती है 9.09। कुछ सिमिलरिटीज में ऐसे लग रही है कि 9 में 11 आता है और 11 में 9 आता है। और इसको एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में 11 1/9%। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, 9 1/11%। तो ये दोनों याद होनी चाहिए। और 1/10 तो सभी को पता है कितना होता है, 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 1 से 10 तक तो आपको याद हो ही गई होंगी कि यहाँ पे इसको कैसे याद करना है। ठीक है, तो हमने 1/11 तक देख लिया कि हम कैसे याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और फ्रैक्शन वैल्यूज देखते हैं, जैसे कि 1/12, 1/15 और 1/18। इन तीनों फ्रैक्शन में सिमिलैरिटी ये है कि जो इनका डिनोमिनेटर है, तीनों में ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसकी जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज आएंगी वो रिपीटिंग होंगी। जैसे कि 1/12 होता है, उसमें 8.33 होता है इसका परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, अब 1/15 की परसेंटेज वैल्यू होती है 6.66। ठीक है, 1/18 की परसेंटेज वैल्यू होती है 5.55। तो जो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 3 का मल्टीपल होगा, उसमें जो डेसिमल के बाद की वैल्यू आएगी ये हमेशा क्या होगी, रिपीटिंग होगी। ऐसे याद कर सकते हैं। और 1/16 जैसे क्या होगा, अब इसमें 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो इसमें डेसिमल के जो बाद की वैल्यू होगी वो कभी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो 1/16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.25। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब 1/14 भी देख लेते हैं एक बार। 1/14 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 1/7 की पता होनी चाहिए। 1/7 की हमने अभी याद की कितनी होती है, 14.28, और 1/14 इसका हाफ है, तो इसका भी हमें हाफ कर देना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 7.1428। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके हम अपनी परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन की वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हमें इस वैल्यू का, जो हमने अभी अभी याद की है, इसका क्या यूज़ है। सपोज एक ऐसा एग्जांपल देते हैं हम कि हमें अगर निकालना है 14.28% ऑफ
1400 निकालना है सपोज, ठीक। तो इसको निकालेंगे कैसे? हमें पता है 14.28 की वैल्यू क्या होती है, 1/7। ये कितना हो जाएगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1400। तो आंसर कितना आ जाएगा, 200। तो हमें अगर ये वैल्यू याद है तो हम देख सकते हैं कि कितनी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि हमें पूछा गया 8.33% ऑफ 2400। तो ये कैसे निकालेंगे? 8.33 अभी बताया कि कितना होता है, 1/12 होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/12 इंटू 2400, ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ गया, 200, ठीक। तो ये अगर हमें ये याद होंगे तो हम बहुत ही आसानी से कोई भी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन देखते हैं। जैसे कि 3/8, 3/8 लिखा है। हमें 1/8 अभी हमें पता है कितना होता है, 1/8 तो अभी पता, अभी दिखाया था कितना होता है, 12.5 होता है। अब 3/8 निकालना है तो क्या करेंगे, 12.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, 12 3 36 और 1.5 37.5% आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें निकालना है 5/8। 5/8 कैसे निकालेंगे, 1/8 पता है 12.5 होता है, यहाँ पे 5 आया है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 5 जो 60 और 2.5 यानी कि 62.5% ये आ जाएगा, ठीक है। अब 7/8 जैसे निकालना है अगर, तो उसको कैसे निकालेंगे, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये कितना आ जाएगा, 12 7 और 3.5 यानी कि 87.5% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम फ्रैक्शन को जल्दी से कैसे उसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक और देखते हैं करके हम, यहाँ पे लिखा हो जैसे कि 2/7। 2/7 कैसे निकालेंगे, 1/7 का हमें पता है कितना होता है, 14.28। तो 2/7 क्या हो जाएगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28.56% आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। हम देखते हैं कि कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में है, लिखा है कि 528.56 ये परसेंटेज वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 500 प्लस 28.56, ठीक है। 500 मतलब क्या, 5, और 28.56% कैसे हो जाएगा, 14.28 पता है हमें, 1/7 होता है, ये उसका 2 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा, 2/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37/7, ठीक है। अब एक और देखते हैं। जैसे कि 88.88% है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही डिजिट पूरे में रिपीट हो रही है, 8888 आ रहा है। तो जब 88 ऐसा होता है ना कि अगर एक सिंगल डिजिट रिपीट हो पूरे में, तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 9 तो आना ही आना है, ठीक है। अब 9 आना है क्योंकि 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11%। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 88.88% हो जाए, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये क्या आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 88.88%। तो 88.88% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/9। अब जैसे कि ऐसा परसेंटेज हो जैसे कि 36.36%, इसमें क्या है, दो दो डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें डिनोमिनेटर में 11 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1/11 में 9.09 आता है इसकी परसेंटेज वैल्यू। तो 36.36 लाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे फ्रैक्शन को हम किससे, 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 4 9 जा कितना होता है, 36। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4/11 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब एक और देखते हैं, 37.5 है। 37.5 हमें दिख रहा है कि ये 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 6 है, और 6.25 हमें पता है कितना होता है, 1/16 होता है, इंटू 6 कर देंगे, 2328 कितना आ जाएगा, ये 3/8 आ जाएगा। इसी तरह अब हम कोशिश करते हैं
1/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये कितना हो जाएगा, ये होता है 16 2/3 का, ये कितना है 5 टाइम्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 2/3 कितना होता है 1/6, और ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हमें वैल्यू याद रहेंगी, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ऑब्वियसली पूरी वैल्यू याद हो जाएंगी और हम जल्दी से कन्वर्जन कर पाएंगे। ठीक है, अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो परसेंटेज में होता है कि ए परसेंटेज ऑफ बी बराबर होता है बी परसेंटेज ऑफ ए। कुछ नहीं, जैसे कि ए परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय बी, और इधर क्या लिखा है इक्वल टू में बी परसेंटेज ऑफ ए मीन्स बी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ये 100 से 100 कैंसिल, मतलब क्या, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करना है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है उसमें अगर लिखा है कि 976 परसेंटेज ऑफ 625। अब 976 परसेंटेज हमें नहीं पता है, पर हमें पता है कि 625 से हमें कुछ आइडिया मिल रहा है कि ये 62.5 कुछ हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 976 परसेंटेज ऑफ 62.5, अगर इसको लिखते हैं यहाँ पे एक डेसिमल के बाद इधर ये पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक, अब ये परसेंटेज हम इधर से हटा के यहाँ पे ला सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 9760 मल्टीप्लाइड बाय 62.5%। अब 62.5% हमें पता है कितना होता है 5/8 हो जाएगा ये। ठीक, 9760 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 5/8। तो अब इसको कैंसिल करते हैं, 8 पंजा 8, 8 हुआ 16, 8 हुआ 16 जीरो, तो कितना जाएगा 12 पंजे 60 और 5 टू जा 10, यानी कि कितना आ जाएगा 6100 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह ये देखते हैं कि ये क्या लिखा है 7.44 परसेंटेज ऑफ 3750। तो हमें 7.44 तो नहीं पता, पर हमें ये पता है कि 37.5 कितना होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, क्या करेंगे इसका यहाँ पे दो डेसिमल इधर लगा देंगे, तो इधर क्या दो जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 744 परसेंटेज ऑफ 37.5 हो जाएगा। ठीक, अब हम ये वाला परसेंटेज हटा के इधर भी लगा सकते हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 744 मल्टीप्लाइड बाय 37.5%। ठीक, अभी कितना हो जाएगा 744 मल्टीप्लाइड बाय 37.5% कितना होता है 3/8, क्योंकि 1/8 हमें पता है कितना होता है 12.5, और ये 12.5 का 3 गुना यानी कि 3/8 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, क्या आएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, यानी कि 279 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा कि ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू होता है बी परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर और स्केलिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि अगर हम बोले कि कोई वैल्यू है ए, उसको हमें बढ़ा देना है बाय 10%। ठीक है, अगर कोई वैल्यू है ए, उसको हमें बढ़ाना है बाय 10%, तो हमें कुछ नहीं करना है, उस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना है ए मल्टीप्लाइड बाय 1.1। ठीक है, अब इसी तरह अगर बोलें कि हमें ए वैल्यू को बढ़ाना है बाय 1 पॉइंट सपोज 15%, तो ये कितना हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 1.15%। अब अगर हमें इसी ए वैल्यू को कम करना होता बाय 10%, तो ये कितना हो जाता ए मल्टीप्लाइड बाय 0.9। ठीक है, तो जो हमने देखा कि जो ये परसेंटेज वैल्यू है 10% मतलब होता है 0.1, इसको 1 में ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 1.1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने इसको। ठीक, इसी तरह 15% कितना होता है 0.15, तो 1 में ऐड करके उसको लिख दिया। अब यहाँ पे डिक्रीज करना था तो हमने 1 में माइनस कर दिया 0.1, तो कितना आ जाएगा ये 0.9। ठीक है, अब सपोज है कि ए को हमें बढ़ाना है
बाय 80%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8 से। तो यही स्केलिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट सीखा है उसको कैसे यूज़ करना है। सपोज एक जैसे क्वेश्चन है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल की वैल्यू है 10,000, यहाँ पे टाइम दिया है हमें 3 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 10% और हमसे अमाउंट पूछा है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया और इसमें हर साल 10-10-10% है 3 साल के लिए। तो टोटल रेट कितना हो जाएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा 30%, क्योंकि 3 साल है और एक साल में 10% है तो 3 साल के लिए हो जाएगा 30%। यानी कि जो प्रिंसिपल है हमें इससे कितना बढ़ा देना है, बाय 30%, ठीक है, बढ़ा देना। तो कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल जो कि 10,000 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 13,000 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगर ऐसे ही कोई अमाउंट होता, सपोज कोई वैल्यू है जैसे कि 700, इस वैल्यू को हमें बढ़ाना है, सपोज चलो कम करना है बाय, मान लो बाय 80%, अगर कम करना है 80% से इस वैल्यू को कम करना है तो कुछ नहीं करना है, 700 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई वैल्यू है मान लो 560, 560 को अगर हमें इंक्रीज करना है बाय 10%, तो कुछ नहीं करना है, 560 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.1 का। तो कितना आ जाएगा, 1166, 11 5 55 और प्लस 616 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी, ए की एज है 16 ईयर, बी की है 28 ईयर और सी की है 50 ईयर। तो पहले क्वेश्चन में है ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, कितना पूछा है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ए की वैल्यू है 16, पूछा गया है 16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। हम अगर इसको रेशियो में लिखें तो हमें जल्दी से इसका आंसर मिल सकता है, जैसे कि 16:8, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 4 16, 4 7 21। तो पूछा है ए इट व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो कितना आ जाएगा, 4/7। अब 1/7 हमें पता ही है कितना होता है, 14.28, तो इसको 4 से बस मल्टीप्लाई करना है, 14.28 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 2 जा 28, 14 4 जा 56, 56 प्लस 1.12 यानी कि 57.12% आ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हमें 1/7 की वैल्यू पता है तो ये परसेंटेज निकालना कितना ईजी हो गया, नहीं तो हमें ये उसको पूरा डिवाइड करके फिर आंसर निकालना पड़ता, ठीक है। तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 28, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए है 16, फिर से 4 4 जा 16, 4 7 जा 21, तो अब ये कितना आ जाएगा 7/4। अब 7/4 को फिर से किस में चेंज करना है हमें, परसेंटेज में। हमें 1/4 की वैल्यू पता है कितनी होती है 25%, और 25 × 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 175%, ठीक है। इसी तरह पूछा है ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन सी। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, पूछ रहा है ए ये है और सी की वैल्यू कितनी है 50। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 8 एंड 25। अब पूछ रहा है जो ये ए है यानी कि 8 25 से कितना कम है, तो ए 25 से ये कितना कम है 17 कम है। ये जो देन के बाद लिखी होती वैल्यू वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। देन सी की वैल्यू कितनी है 25, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/25, हमें पता है कितना होता है 4% हो जाएगा, और 4 × 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए, अब क्वेश्चन में फिर ये रिवर्स हो गया, सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए, तो कितना हो जाएगा सी 50 है, ए की वैल्यू कितनी है 16 है, तो कितना हो जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा 8। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है इससे 17, पर यहाँ पे अब देन के बाद लगा है ए, तो कंपैरिजन हो रहा है ए से,
तो डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 8। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ए 1/8 हमें पता है कितना होता है 12.5%, तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 17 कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 212.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्केलिंग फैक्टर में एक और चीज़ है वो देखते हैं। जैसे 30% होता है 3/10। ठीक है, तो जब कभी भी कोई परसेंटेज वैल्यू हम जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जो डिनोमिनेटर में होता है ये होती है बेस वैल्यू। ठीक है, ये होती है बेस वैल्यू और ये होती है उसकी परसेंटेज वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 10 का अगर हम 30% निकालें तो वो आंसर आएगा 3। ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कैसे प्रूव करेंगे कि 30% है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 इधर आ जाएगा और 3 इधर ही रहेगा। तो इससे हमें इस स्टेटमेंट, ये जो इक्वेशन लिखी है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 30% ऑफ 10 इज इक्वल टू 3। मतलब अगर अगर हम 10 का 30% निकालें तो वो वैल्यू आएगी 3। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है, अगर हम बोलें कि वैल्यू 30% बढ़ा रहे हैं तो 10 से बढ़कर वो वैल्यू हो जाएगी 3 ऐड हो जाएगा इसमें, तो वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक, अगर हम बोले कि उसी वैल्यू को, अगर हम किसी वैल्यू को 30% से कम कर रहे हैं तो 30% कम करने का मतलब है 10 में वही 3 अभी ऐड किया था क्योंकि इंक्रीज हुआ था, अगर अब डिक्रीज हो रहा है तो 10 में 3 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7। तो अगर हमें किसी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को अगर हम ऐसे लिखना सीख जाएं तो हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी जल्दी हो जाएगा। जैसे कि 26% है इधर, अब 26% कितना होता है 13/50। ठीक, अगर अगर क्वेश्चन में होता कि 26% का इंक्रीज होता तो वैल्यू होती 50 से 13 ऐड हो जाता, कितना आ जाता 63। अब इसी में होता कि 26% डिक्रीज होता अगर, तो वैल्यू क्या हो जाती 50 से 13 कम हो जाती, यानी कि 50 से वैल्यू हो जाती 37। अभी हो सकता है आपको ये चीज़ क्लियर ना हो, पर अगर हम आगे अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 45.45%। इफ द न्यू प्राइस इज 272, फाइंड द ओल्ड प्राइस। ठीक, अब जैसे कि हमने सीख रखा है कि किसी वैल्यू को अगर 10% बढ़ाना है तो 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, 20% से बढ़ाना है तो 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। पर यहाँ पे तो फ्रैक्शन कुछ अलग ही, मतलब डेसिमल में है फ्रैक्शन। अगर हम इसको ऐसे लिखें, मान लो कॉस्ट प्राइस सीपी मान लीजिए और इसको इंक्रीज करा है 45.45%, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.4545 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये किसके बराबर आ जाएगा 272। तो ये जो चीज़ है, अब यहाँ से सीपी निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, पर हमने सीखा है कि 45.45% को हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं और 2 डिजिट रिपीट हो रही है मतलब डिनोमिनेटर में 11 आएगा। 11 तो आएगा क्योंकि 1/11 की वैल्यू होती है 9.09। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करा होगा 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये 45.45% क्या है 5/11। अब इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, मतलब 45.45% का इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी +5 बढ़ेगी, यानी कि पहले वैल्यू रही होगी 11 और बढ़ के हो गई होगी, मतलब +5 कितनी हो गई होगी 16। यानी और 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 272 को। ठीक है, ये कितने टाइम्स है 16 वजह 16 एंड 16 7 112, तो ये 17 टाइम्स है। तो ये 11 वैल्यू भी कितनी होगी 17 टाइम्स होगी। तो 17 इंटू 11 करेंगे कितना आ जाएगा 17 और 7 + 1 187 आ जाएगा। तो इसका आंसर 187 आ गया। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला मेथड यूज़ करना है कि ये वाला मेथड यूज़ करना है। जब कभी भी परसेंटेज बड़े सिंपल हो, जैसे कि 10% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 50%
डिक्रीज, ऐसे टाइप के कुछ फ्रैक्शन, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि 1.1 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 0.8 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई होगा। बट कभी भी फ्रैक्शन ऐसे दिए हो 45.45%, यानी या फिर 36.36%, या फिर 37.5%, तो हमें इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में इंक्रीज है या फिर डिक्रीज। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाय बी कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि ऐसी किसी दो वैल्यू का जब अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, तो उस केस में होगा क्या, जिस रेशियो में ए चेंज होगा हमेशा उसके रिवर्स रेशियो में बी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल 60 मल्टीप्लाइड बाय 32, ये कितना आ जाएगा, 6 6 2 12, यानी कि आ जाएगा 1920। अब अगर 60 चेंज होके हो जाए 30, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 64। अभी भी ये वैल्यू क्या रहेगी, 1920। ये ए है और ये बी है, और ये भी ए है और ये भी बी है। तो ए किस रेशियो में चेंज हुआ है, ए पहले था 60, अब हो गया 30, यानी कि 2:1 इसका रेशियो है। इसी तरह बी का रेशियो क्या है, बी का रेशियो है 32 से हो गया ये 64, यानी कि 32 टू टाइम्स 1:2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ए का रेशियो है 2:1 और बी का रेशियो है 1:2। तो ऐसे जितने भी केस होंगे जहाँ पे ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की कंडीशन होगी, वहाँ पे जिस रेशियो में ए चेंज होगा उसके रिवर्स रेशियो में बी चेंज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ पे है, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे एक्सपेंडिचर और प्राइस और कंजप्शन दिया होगा और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, स्पीड और टाइम चेंज होता है, या फिर रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू सेल होगा, तो भी ये सब कॉन्सेप्ट यहीं पे लग जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 15%। तो पहले तो पता होना चाहिए 15% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा, ये 3/20। हमें पता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। ठीक, अब जो ये प्राइस है ये 15% डिक्रीज हो गया, मतलब पहले इनिशियल वैल्यू 20 थी, 3 कम हो गया, यानी कि प्राइस जो है वो 20 से 3 कम होके 17 हो गया। ठीक, अब कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन, ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है हमें, तो कंजप्शन कितना बढ़ाएगा। अब जिस रेशियो में प्राइस चेंज हुआ है उसके रिवर्स रेशियो में क्या चेंज होगा, कंजप्शन। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 17 से हो जाएगा 20, यानी कि कितना बढ़ गया कंजप्शन, 3 बढ़ गया ऑन अ बेस ऑफ 17, यानी कि कितना आ जाएगा 300/17%। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्राइस ऑफ पेट्रोल है 80 रुपीज़ पर लीटर से हो गया 100 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना है, सीधे यहीं से रेशियो ले लेते हैं, 24 या 25 का, यानी कि प्राइस कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। और एक्सपेंडिचर हमें बढ़ाना है केवल 10%। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 10 से हो जाएगा ये 11, क्योंकि 10% की इंक्रीज है। अब हमें कंजप्शन का रेशियो निकालना है। कंजप्शन का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर के रेशियो से प्राइस के रेशियो को डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो कंजप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10/4 रेशियो 11/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 5 50 रेशियो 44, यानी कि पहले कंजप्शन था 50 यूनिट्स, अब हो गया 44 यूनिट, यानी कि 6 कम हो गया। तो परसेंटेज डिक्रीज अगर निकालना है कितना हो गया, 6 कम हो गया, बेस कितना है 50, यानी कि कितना आ जाएगा ये 12%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 20% एंड कंजप्शन डिक्रीज बाय 81/3%। ठीक, तो पहले प्राइस, कंजम्पशन
और एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्राइस है 20% डिक्रीज हो गया, 20% डिक्रीज, 20% होता है मीन्स 1/5, यानी कि वैल्यू पहले 5 थी, इंक्रीज हो गई, यानी कि +1 6 हो गई। कंजप्शन कितना हो गया, 8 1/3% का डिक्रीज है, 8 1/3% होता है 1/12, डिक्रीज है यानी कि एक कम हो गया, पहले वैल्यू 12 थी अब हो गई 11, यानी कि 12 इंटू 5 60 और 11 इंटू 6 66। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना, पहले 60 से वैल्यू हो गई, यहाँ पे 66 होगा, 60 से वैल्यू हो गई 66, यानी कि 6 इंक्रीज ऑन अ बेस ऑफ 60, तो ये आएगा 1/10 यानी कि 10% इंक्रीज, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रोहन वॉज टू गेट अ 50% हाइक इन हिज पे, यानी कि पहले उसकी सैलरी मान लो 100 थी, फिर वो बढ़ के कितनी हो गई 150, पर हुआ क्या, ड्यू टू कंप्यूटर ऑपरेटर रॉन्गली टाइप द फिगर एज 80%, मतलब पर उसको कितनी मिलने लगी 180 मिलने लगी। ही रिसीव दिस सैलरी फॉर 3 मंथ, अब उसको ये सैलरी जो है 3 महीने तक मिली है, कितनी ज़्यादा सैलरी मिलती रही इसको, कितने यूनिट्स, 30 यूनिट ज़्यादा मिलती रही, ये इसको जो 30 यूनिट्स है हर महीने मिली और कितने दिन तक, 3 महीने तक, यानी कि टोटल कितना हो गया 90 यूनिट्स ज़्यादा मिलने लगी, उसको सैलरी मिलती रही। फिर क्या हुआ, जो चौथे महीने में उसको जितना एक्सेस मिला था उसका डिडक्शन होना था, तो उसको चौथे महीने मिलनी कितनी चाहिए थी, फोर्थ मंथ में 150, पर डिडक्शन होगा क्योंकि 90 एक्स्ट्रा मिल चुकी थी तो 90 हटा देंगे, कितना बच जाएगा 60 बच जाएगा, तो उसको 60 यूनिट्स सैलरी मिलती थी। अब पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज करेक्ट न्यू सैलरी विल गेट इन द फोर्थ मंथ, तो उसको चौथे महीने से कितनी परसेंटेज ऑफ करेक्ट सैलरी मिलेगी, 60 मिली और ओरिजिनल कितनी थी 150, मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको बस सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और कितना जाएगा 40%, यानी कि कितना आंसर आएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में डिविएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो देखते हैं कैसे होता है। ए स्कोर्ड 72% इन पेपर विथ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900, मतलब 900 के पेपर में उसके मार्क्स आए 72 और 700 के पेपर में उसके मार्क्स आए 80%, ठीक। तो बताना है कि ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालना है। अब इसका एक बड़ा मेथड तो यही होगा कि पहले 72% ऑफ 900 निकालें, फिर 80% ऑफ 700 निकालें, फिर उसको पूरा सॉल्व करें, तब निकाल सकते हैं। पर इसको जल्दी कैसे करना है ये देखते हैं। जल्दी ऐसे कर सकते हैं, पहले तो जो यहाँ पे है इसका सीधे रेशियो ले लेते हैं। रेशियो कितना बन गया इसका 9:7। अब हमने मान लिया कि उसका अज्यूम कर लिया कि उसका परसेंटेज कितना था 72, 72%। अब हमें क्या करना है, जो हमने अज्यूम किया है उससे इन दोनों का डिविएशन निकालना पड़ेगा। 72 से 72 का डिविएशन कितना होता है, 0 ही हो जाएगा, कोई डिविएशन ही नहीं है। और 72 से अब 80 ये कितना जाता है 8% जाता है, और यहाँ पे यूनिट्स कितनी है 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, इतना ये ज़्यादा है प्लस के साथ। और डिनोमिनेटर में ये जितना ज़्यादा है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 9 + 7 कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको बस सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 और ये 3.5, यानी कि 3.5 प्लस 72 प्लस 3.5 हो जाएगा 75.5%। तो ये कितनी जल्दी हमने निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये भी है। अब सुमन गेव एन एग्जामिनेशन हैविंग 4 सेक्शन, अब उसमें 4 सेक्शन थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 सेक्शन थे एक एग्जाम में, और मैक्सिमम मार्क्स सबके कितने हैं 75 है, 90 है, 120 है और 135, ठीक है। अब उसको 75 का जो मार्क्स है उसमें आया उसके 56%,
73%, 85% और 78%। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, बस इसको रेशियो, इसका डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे। तो ये 15 5 जा, 15 6 जा, 15 8 जा और 15 9 जा, ठीक, इतना आ गया। अब इसका हमने मान लिया कि इसका एवरेज अज्यूम कितना था, 78। बस अब सबसे डिवीजन निकालनी है। 78 से 56 का डिवीजन कितना होगा, ये कितना कम है, 22 कम है। पर यहाँ पे यूनिट कितनी है, 5, तो -22 इंटू 5 हो जाएगा -110। और इसी तरह 78 और ये 73, 78 से कितना कम है, -5, और यहाँ पे यूनिट्स कितनी है, 6, तो कितना आ जाएगा -30। अब 85 इससे कितना ज़्यादा है, 78 से 7 ज़्यादा है, और यूनिट्स कितनी है, 8, तो कितना आ जाएगा, +56, ठीक। अब ये 78 से 78 का डिवीजन 0 हो जाएगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके सम से, 5 + 6 + 8 + 9, तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 + 9 20 और ये 8 28, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 78, ये आ जाएगा -140 + 56, कितना आएगा ये, -84 डिवाइडेड बाय 28, तो ये कितनी बार जाएगा, 28 3 24, 3 टाइम्स आएगा। तो 78 - 3 कितना आ जाएगा, 75% आंसर आ जाएगा। लोग बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है, पर जब आप इस मेथड से करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन कैट का है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला है, इन अ क्लास इफ 50% ऑफ द बॉयज वर गर्ल्स देन देयर वुड बी 50% मोर गर्ल्स देन बॉय। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, और 50% मोर मीन्स होता है 3/2। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो हम यहाँ डिनोमिनेटर का जो ये मल्टीपल है इसको ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं। मान लिया कि हमने बॉयज़ और रेशियो गर्ल्स, बॉयज़ हमने मान लिया कितने हैं, 4, ठीक है। अभी हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, पर ये स्टेटमेंट को हम जब पढ़ेंगे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे, कह रहा है कि 50% ऑफ द बॉयज़ वर गर्ल्स, मतलब पहले 4 बॉयज़ थे, अगर इसके 50% वैल्यू गर्ल्स होती, मतलब 4 बॉयज़ है, 50% क्या हो गया, 2। अगर ये 2 गर्ल्स यहाँ पे आ जाती, ऐड हो जाती, इसकी वैल्यू 2 कम हो जाएगी, तो ये 2 ही बचेगा, और 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो होगा क्या, यहाँ पे जो गर्ल्स की वैल्यू, अब ये न्यू वैल्यू आएगी, ये इससे 50% ज़्यादा होगी। 2 का 50% ज़्यादा क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो वैल्यू कितनी बन गई, 3। अब ये 3 बन चुकी है, और यहाँ पे कितना रहा होगा, ये 1 ही रहा होगा। तो इनिशियली 4 बॉयज़ रहे होंगे और 1 गर्ल्स रहा होगा। तो अब यहाँ क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल क्लास इज गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है। एक गर्ल है, टोटल कितने हैं, 4 1 5, 1/5 कितना आएगा, 20%। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 60% मतलब क्या, कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। 60% ये हो गया। कह रहा है कि 3 गर्ल्स हैं और ये तुम्हारी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो बॉयज़ इस टू गर्ल्स का रेशियो क्या आ जाएगा, तो गर्ल्स अगर 3 हैं और टोटल 5 लोग हैं, तो बॉयज़ कितने बचेंगे, 2। अब कह रहा है देयर आर 30 मोर गर्ल्स, पर यहाँ कितना देख रहा है, गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी। तो 2 यूनिट कितनी हो जाएंगी, ये 60, और ये 3 की क्या हो जाएगी, इंटू 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 90। तो 60 बॉयज़ हो गए, 90 गर्ल्स हो गई। अब इफ़ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज़ पास एन एग्जामिनेशन, टोटल कितने बच्चे हो गए, 150 हो जाएंगे, 60 + 90। अब 68% बच्चे पास हो चुके हैं, तो फेल कितने हो गए होंगे, 32%। 32% बच्चे फेल हो गए 150 के, तो ये कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 + 2 48, तो 48 बच्चे फेल हो गए, ठीक है। 48 बच्चे फेल हो चुके हैं। अब जो पास हुए थे बच्चे, उसमें 30 बॉयज़ तो पास हो ही चुके थे, और टोटल बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 60। 30 बॉयज़ अगर पास हो चुके हैं तो 30 फेल होंगे। तो इन फेल वाले 48 बच्चों में
38 बॉयज़ होंगे, 30 बॉयज़ रहे होंगे, 30 बॉयज़ रहे होंगे, और बाकी जो बचे 18 क्या रही होंगी, गर्ल्स। अब क्वेश्चन में पूछा द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स फेल हो गई, 18, और टोटल गर्ल्स थी कितनी, 90। बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, 18 5 जा 90, 1/5 कितना होता है, 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये टीटा टाइप का क्वेश्चन था। टीटा टाइप वाले क्वेश्चन में कैट में आपको बस आंसर टाइप करना होता है, टाइप इन द आंसर होता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए होते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 20%। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम सक्सेसिव परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें निकालना है कि नेट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 30% एंड 20%, मतलब कोई वैल्यू है, पहले उसको 30% इंक्रीज किया, फिर जो वैल्यू आई उसको फिर से हमने 20% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इसका नेट, ये ओवरऑल ये कितना होगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे कि मान लिया हमने ओरिजिनली क्या वैल्यू थी 100, इसको 30% से इंक्रीज करेंगे, 30% से इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अब इसी को 20% से और इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13×2 = 26, यानी कि 156 आ जाएगा। तो वैल्यू वैल्यू क्या होगी, पहले 100 थी, अब 156 हो गई, यानी कि क्या आ गया, 56% का इंक्रीज हो गया। एक तो मेथड वन, ये मेथड वन है इसका निकालने का। एक दूसरा होता है, उसको बोलते हैं हम ए बी रूल। ए बी रूल से कैसे निकालेंगे, ए बी रूल बोलता है A% प्लस B% प्लस AB/100, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा। ए यहाँ पे है परसेंटेज जो वैल्यू दी है, यानी कि ये A30 है और B20 है। अब दोनों में इंक्रीज है, ए भी इंक्रीज हो रहा है और बी भी इंक्रीज, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। अगर यहाँ पे बी डिक्रीज हो रहा होता तो यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, A30 प्लस 20 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 20/100, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0, 0 0 कैंसिल, 30 प्लस 20 50 प्लस 60, कितना आ गया, 56%। ये इसका दूसरा मेथड हो जाएगा करने का। ठीक, अब इसका एक तीसरा और मेथड है। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, जो कि रेशियो मेथड होता है, ये भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 30% का मतलब हमने बताया था, क्या बताया था आपको, 30% क्या होता है, 3/10, मतलब 30% इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या हो गई होगी, 10 से 3 इंक्रीज हो गई, यानी कि 13 हो गई। फिर 20% बढ़ गई, और 20% क्या होता है, 20% इंक्रीज का क्या मतलब है, 1/5 होता है 20%, तो 5 से वैल्यू क्या हो गई होगी, 6 हो गई होगी। ये होता है 20% का इंक्रीज का मतलब, 5 से 6। अब हमें ओवरऑल वैल्यू निकालनी है, कैसे, इसको बस सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 से वैल्यू हो गई 39 हो गई। ठीक, और ये कितना बढ़ चुकी है, 13 बढ़ चुकी है, यानी कि कितना बढ़ गया ये, 14 बढ़ी ऑन अ बेस ऑफ 25। इसको बस सॉल्व करेंगे, 1/25 कितना होता है, 4% होता है, तो 14 × 4 कितना आ जाएगा, 56%। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक चीज़ निकालने के लिए यहाँ पे 3 मेथड क्यों बता दिए। 3 मेथड यहाँ पे इसलिए बताए हैं क्योंकि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है ये डिपेंड करेगा डेटा पे। ठीक है, जब परसेंटेज बहुत सिंपल हो, जैसे कि 10%, 20%, 30% ऐसे हो, तो हमें ये वाला मेथड लगाना है। ठीक है, और ये वाले मेथड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने भी परसेंटेज हो सकते हैं, 1 2 3 4। जब कभी 2% हो केवल, तो ए बी रूल लगा सकते हैं। ठीक है, और जब कभी फ्रैक्शन, जो परसेंटेज हमारी वैल्यू दी हो, बहुत सिंपल परसेंटेज ना हो, बहुत अजीब तरह के, जैसे कि फ्रैक्शन में परसेंटेज हो जाए, जैसे कि 36.36%, 55.55%, तो उसको हमें क्या करना है, रेशियो मेथड से करना है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा, तो हमें जो मेथड सही लगेगा हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो
परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में दी है, तो यहाँ पे अब हमें पता है हमारे पास 3 मेथड है। अब हमें चूज़ करना है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें यहाँ पे। तो पहला मेथड तो वही था, 100 मान के करते थे। तो 100 में अगर इसको मान के करेंगे 62/3% इसका निकालेंगे, तो इसमें बहुत दिक्कत आएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो ये भी नहीं यूज़ कर सकते। ए बी रूल अगर लगाते हैं तो 16/2/3% का लगाएं, फिर 7/7 का दोनों को ऐड करके, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, ये भी नहीं लगाएंगे। थर्ड मेथड था रेशियो मेथड। तो यहाँ पे हम रेशियो मेथड लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो फ्रैक्शंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और परसेंट जो फ्रैक्शंस में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 16/2/3% कितना होता है 1/6, और 7/1/7% हो जाएगा 1/14, और 18.75% ये 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, यानी, और 6.25% कितना होता है 1/16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3/16, ठीक है। डिक्रीज है तो नेगेटिव, ये इंक्रीज है तो प्लस, ये भी प्लस। अब 6 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ये हो जाएगी 14 से वैल्यू हो जाएगी 15, और ये 16 से 3 कम वैल्यू हो जाएगी 13। बस सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64, 13 5 जा 65, तो 64 से वैल्यू कितनी हो गई 65। ये नेट इंक्रीज है। अब इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, एक वैल्यू इंक्रीज हुई ऑन अ बेस ऑफ 64, अब इसको परसेंटेज में चेंज कैसे करना है 1/8 इंटू 1/8 कर देते हैं। 1/8 ऐसे रहेगा, और 1/8 हमें पता है कितना होता है 12.5%, 12.5%। अब ये कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, और 3, यानी कि 1.3% आ जाएगा नियरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से समझते हैं। कह रहा द पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 26%, ठीक है। 26% इंक्रीज, 26% होता है 13/50, इंक्रीज है तो प्लस लगा देंगे। और अगला इंक्रीज है 22.22%, देखो सब डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो डिनोमिनेटर में आया होगा 9, 1/9 कितना होता है 11.11%, तो 22.22% कितना हो जाएगा उसी का डबल, यानी कि 2/9। इंक्रीज है प्लस लगा देंगे। अब ये कितना है डिक्रीज हो गया बाय x%, यहाँ पे x% का ये डिक्रीज है। फिर कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 36.36%, यहाँ दो डिजिट रिपीट हो रही, मतलब डिनोमिनेटर में 11 आया होगा, और किससे मल्टीप्लाई है 4/11 है, ठीक है। अब बस, और ये कितना था इंक्रीज था, ये भी इंक्रीज था, ठीक है। अब इतना इंक्रीज हो गया, अब कुछ नहीं करना है, 50 से वैल्यू 13 इंक्रीज हो गई, यानी कि 50 से वैल्यू हो गई 13 इंक्रीज हो के 63। अगले में 9 से बढ़ के वैल्यू हो गई 2 11। फिर x% का डिक्रीज है, मान लो a से वैल्यू हो गई b, फिर 11 से वैल्यू हो गई 4 बढ़ के 15। इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि पहले में क्या करना पड़ता था, पहले क्वेश्चंस में हमें यहाँ पे इनका सॉल्व करके नेट निकालना पड़ता था, बट यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू भी दी है कि ओवरऑल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस 4 ईयर वॉज इतना 31.25%, ठीक है। अब 31.25% कितना है, ये है 6.25% का 5 टाइम्स, और 6.25% कितना होता है 1/16, तो ये कितना हो जाएगा 5/16 इंक्रीज, ठीक है। यानी कि वैल्यू कितनी हो गई है ओवरऑल 16 से बढ़ के 21 हो गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, 11 से तो 11 कैंसिल, 9 7 जा 63, 5 3 जा 15, और 5 10 जा 50, तो ये कितना आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 10a, रेशियो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21 इंटू बी, यानी कि 21b, ये वैल्यू हो गई 16 रेशियो 21। अब हमें यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, a और b की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट, 16 से डिवाइड कर दें हम 10 को, तो कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 10, और 21 जो इधर है ये, इसको डिवाइड कर दें इस वाले 21 से, 21 डिवाइडेड बाय 21, ये कितना आ गया 16 अपॉन
10/1, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8/5। तो पहले वैल्यू 8 थी और ये 5 हो गई, इतना डिक्रीज हो गया इसमें, यानी कि कितना डिक्रीज हो गया 3 ऑन अ बेस ऑफ 8। ठीक है, और 1/8 कितना होता है 12.5%। ये कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 12.5%, कितना आ जाएगा 12×3 = 36 और 37.5%। तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई 37.5% का ये डिक्रीज था इन पॉपुलेशन। ठीक है, आगे करते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज्ड बाय 4% एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, और इसके बाद पॉपुलेशन हो गई 55,12,248। अब पहले पॉपुलेशन 5% बढ़ी, फिर 4% कम हो गई। तो ए बी रूल से अगर हम पहले नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकाल के देखते हैं तो ये कितना आएगा 5 - 4 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8% का इंक्रीज आया, पॉजिटिव साइन के साथ आया मतलब इंक्रीज हो गया। ठीक, यानी कि पॉपुलेशन 0.8% बढ़ने के बाद पॉपुलेशन पहले एक्स रही होगी, फिर कितनी हो गई 0.8% बढ़ने के बाद कितनी हो चुकी है 55,12,248। यानी कि जो ये पॉपुलेशन है वो इससे तो कम होगी, क्योंकि ये इंक्रीज होने के बाद इतनी हुई। तो जो भी ऑप्शन 55,12,248 से बड़े होंगे उसको हमें हटा देना है। तो यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अब ऑप्शन बचे दो। अगर x को हमें 0.8% से बढ़ाना है तो x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.008 से, तब ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए 55,12,248। ठीक है, अब x या तो ये है या तो ये है। अगर हम ऑप्शन डी लेंगे तो इसके लास्ट में कितने सिर्फ एक जीरो है, और अगर ये हम यहाँ रखेंगे तो आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑलरेडी कितने 3 डेसिमल प्लेस हैं और यहाँ पे एक ही जीरो है तो आंसर नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर सी ऑप्शन लेंगे तो इसमें 2 डेसिमल 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो ये कम हो जाएंगे और एक 8 से जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो दो जो जीरो आएगा तो उससे आंसर हमारा इंटीजर आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। 20% मतलब 1/5, अगर 5 बुक्स हैं टोटल, एक हिंदी की थी तो लेफ्ट कितनी बची 4। ठीक है, यहाँ जो रिमेनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें यहाँ पे लेफ्ट क्वांटिटी जो बची हुई होती है वो लिखनी है। ठीक है, अब कह रहा है 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। 50% मतलब क्या होता है 1/2, तो में जब एक चली गई तो कितनी बची एक रिमेनिंग बची। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन 30% कितना होता है 3/10, तो जब 10 में 3 चला गया तो कितना बचा 7 बचा। और क्या कह रहा है द रिमेनिंग, अब इसको बस वही इसका नेट निकालना है कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 10 × 5 50 रेशियो 7 2 ज़ा 14। ये एक बार और कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/7 हो जाएगा। तो टोटल 7 बुक्स थी, अब कितनी बची 25 थी और 7 बची। अब 7 बुक्स का एक्चुअल में कितनी वैल्यू दी है 63 दी है, 6300। ये कितना है मल्टीप्लाइड बाय 900 है, 900 टाइम्स है। तो इसी तरह अब हमें ओरिजिनल बुक निकालनी है। ओरिजिनल बुक कितनी थी 25, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 900 से। तो 25 × 900 कितना आ जाएगा 22500। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है अ पर्सन स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज हाउस रेंट, 40% of the remaining on clothes and 10% of the remaining on education. Find the ratio of income to expenditure. इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन पे अगर नज़र डालें तो हमें पता है कि इनकम हमेशा बड़ी होती है एक्सपेंडिचर से।
ठीक है, इनकम हमेशा बड़ी होती है एक्सपेंडिचर से, तो हमें वो रेशियो देखना है जहाँ पे इनकम की वैल्यू बड़ी हो और एक्सपेंडिचर छोटा हो। तो यहाँ पे 11 20 से छोटा है, तो इनकम 11 और एक्सपेंडिचर 20, ये तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह इनकम 8 एक्सपेंडिचर 9, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। और यानी कि आंसर फिर कितना हो जाएगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे ही इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तो इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, और ये क्वेश्चन तो एसएससी का आया हुआ है। ठीक है, तो हम अगर क्वेश्चन में ऑप्शन को भी देखें तो काफ़ी जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया है, अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड and 20% of the remaining on clothes and 10% of the remaining on education. If he saves 17280 rupees, find the difference between the amount spent on clothes and amount spent on education. अब इस क्वेश्चन में ना हमें 100 लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बीच की कुछ वैल्यू के बारे में पूछ लिया गया है। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल मान लिया उसकी इनकम थी 100, उसने जब 20% खर्च कर दिया, -20%, तो कितना बचा होगा, 80% बचा होगा उसके पास। अब फिर उसने क्या किया, 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, अब 20% फिर खर्च कर दिया इसका। तो 80 का 20% कितना होता है, 80 का 20% हो जाएगा 16% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16% फिर कम हो जाएगा जब से, तो फिर कितना बचेगा, 64 बचेगा। अब फिर क्या हुआ, इसमें से फिर 10% कम कर देना है। 10% जब कम करेंगे तो 64 का 10% होता है 6.4, तो कितना बचेगा, 57.6। अब उसके पास इतने रुपए बचे, और उसने क्या किया इतने, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी है 17280, तो ये इससे कितने टाइम्स आएगा, 576 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 टाइम्स है, कितना है इसका, ये 3 टाइम्स, और ये आ जाएगा 300। ठीक है, ये 300 है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन क्लोथ्स एंड अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो क्लोथ्स पे हमें कितना स्पेंड किया था, 16, और क्लोज उस पे एजुकेशन पे कितना किया था, 6.4। तो इसका डिफरेंस निकालना है, 16 माइनस 6.4 कितना आ जाएगा, 9.6। ये तो यूनिट आई इतनी, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब इसको 300 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 और 3 6 18 और 327 28, और एक ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, आगे करते हैं। अब अब ये जो क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है जो कि बन सकता है परसेंटेज से। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। 16.66%, 16.66% हो जाएगा, ये 1/6 होता है। ठीक है, अब उसके पास मान लो 6 रुपए थे, उसने एक खर्च कर दिए, तो कितने बचे होंगे उसके पास, 5 बचे होंगे। 6 थे, एक खर्च कर दिए, 5 बचे। हमने पहले भी बताया कि रिमेनिंग वाले क्वेश्चन में, रिमेनिंग इनकम वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लेफ्ट वाला करते हैं। ठीक है, लिखते हैं। अब 6 थे, 5 बचे, आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या किया, 16.25% फिर से रेंट में दे दिया। ठीक है, 16.25 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 6.25 है, तो 10% होता है 1/10, और 6.25 होता है 1/16। तो 10 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 16 5 तो ये कितना आ जाएगा, 13/80। यानी कि अब उसके पास क्या था, 80 था, और 13 अब खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, 67। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से भी उसने कितने खर्च कर दिए, 4700 फिर से खर्च कर दिए ऑन एजुकेशन। अब फिर से जो बचा उसका 15% ऑन फूड। अब इसका 15% होता है 3/20, तो 20 था, 3 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 17। ठीक है, अब आखिरी में जो ये 17 रुपए, मतलब 17 यूनिट जो बचा है, ये वही है जो इसने अपने एक फ्रेंड को दे दिया, जो कि कितना है 1480, और जो ये 23,000 बैंक में जमा कर दिया। तो ये टोटल सम कितना है, ये है 24,480। यानी कि 17 वैल्यू क्या है, ये 24,480। ठीक,
अब ये कितने टाइम्स है ये 17 मतलब 17 बचा 74, यानी कि 17 4 जा 68, फिर से कितना बचा 6 बच गया, फिर से 17 4 जा 68 0, यानी कि कितना है 1440 टाइम्स है। तो 20 भी कितना होगा, 1440 टाइम्स होगा। अब यहाँ 144 का डबल कर देंगे तो सिंपली कितना आएगा 2880, और यहाँ पे ठीक है 2 0 आएंगे क्योंकि यहाँ पे भी और यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब हमें यहाँ पे जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4700 ऐड कर देंगे 2880 में, 2880 में कितना ऐड कर देना हमें 4700 क्योंकि यही तो 470 अमाउंट है जो उसने एजुकेशन पे कंप्लीट खर्च किया, और एजुकेशन पे खर्च करने के बाद ही तो ये इसके पास पैसे बचे। तो ये 67 निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों के ऐड कर देंगे हम लोग। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 0 7 14 15 5 1 8 5 13 3 1 और ये 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये 33500, यानी कि 67 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 33500। ये कितना है 5 टाइम्स है, कितना है ये 500, ये 500 टाइम्स है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 0 तो आ ही जाएंगे इसके, और 8 5 40, तो इतने रुपए आ गए इसके। अब क्या पूछा है फाइंड हिज मंथली इनकम, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है मंथली इनकम निकालनी है, यानी कि 6:5, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 40, 1 2 3, ये कितना है 8000 टाइम्स, ठीक है। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8000 से, तो ये कितना आ जाएगा 8 6 48, और ये 1000, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 48,000, ठीक है। ए पॉइंट। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी एसएससी सीजीएल का है। अब इसमें कह रहा है मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम, यानी कि पहले उसकी इनकम ये है तो ये एक्सपेंडिचर होगा और ये सेविंग्स होगा। तो इनकम मान लिया 100 है, एक्सपेंडिचर 72 है, तो बचा कितना 28 बची, ठीक है। अब आगे इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, ये 20% बढ़ गई प्लस 20 हो गई, और ये सेविंग कितनी बढ़ गई है इसकी 15% बढ़ गई है, ठीक है। जब सेविंग 28 का 15% कैसे निकालोगे, 15% होता है 3/20, ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, देखिए कितना 7 3 21/5, यानी कि कितना है ये 4.2 है, ठीक है। तो ये कितना बढ़ गई 4.2। अब ओवरऑल वैल्यू बढ़ी है 20, ये बढ़ा है 4.2, तो ये इसको कितना बढ़ना पड़ेगा 15.8, तभी तो 15.8 और 4.2 का सम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया उसका 15.8, यानी कि 15.8 बढ़ा ऑन अ बेस ऑफ 72, ठीक है। तो पहले तो हमें देखना है कि 72 का 10%, 72 का 72 का 10% होता है 7.2, और ये जो वैल्यू है 15.8 है, मतलब अगर इसका 20% भी निकालें तो आएगा 14.4, ठीक है 14.4 आ जाएगा। और इसका 1% कितना होगा 0.72 होगा, 0.72, इसको अगर ऐड करेंगे 7 4 11 1, और ये हो गया 15.12, उससे भी ज़्यादा है, मतलब 21% से भी वैल्यू ये ज़्यादा है, तो आंसर कितना हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच।